हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान में इकाई 3 गति, बल और कार्य। जो हमारा भौतिक विज्ञान में लेसन है गति चैप्टर। तो आज मैं इसके बारे में आपको इसकी थ्योरी बताने वाला हूँ और इसके बारे में समझाने वाला हूँ कि गति किस तरीके से क्या काम करती है और बल कौन सी दिशा में कैसे लगाया जाता है, कि बल किस तरीके से कार्य करता है और जो कार्य की परिभाषा होती है, ये किस तरीके की राशियाँ हैं, ये सब कुछ मैं आज आपको इस लेसन में पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए ध्यान देते हैं इसकी थ्योरी पर और ठीक से समझना। कॉपी पेन लेकर बैठना, अपने नोट्स पे अपने बनाते रहें, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी को। तो स्टूडेंट्स, ये है अदिश राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है तथा उनमें कोई दिशा नहीं होती, तो वह अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो वो मान लो हमने केवल कार्य किया और उसकी कोई दिशा नहीं है। दिशाएं जैसे हमारी 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस तरीके से जब हम कोई काम करते हैं तो मान लो हमारे कार्य में कोई भी किसी भी तरीके की दिशा की बात ना करी गई हो, केवल उस कार्य का जो हमारा रिजल्ट आया है, जो काम हमने किया है, उसका जो परिमाण आया है, केवल उसमें परिमाण दिया हुआ है, उसमें कोई दिशा का ऐसा कोई नाम नहीं लिया गया, तो वह राशियाँ जो होती हैं वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है इसका, जैसे होती क्या है स्टूडेंट्स, ये होती हैं द्रव्यमान। जैसे किसी वस्तु में मान लो कोई वजन है, मान लो हमारे पास में कोई वस्तु है और वह जो वस्तु है वो 10 किलो की है। तो अगर मान लो कोई वस्तु 10 किलो की है तो उसके अंदर जो वजन है वो वजन कोई उसके अंदर दिशा के हिसाब से तो होगा नहीं, वो किसी दिशा में नहीं कार्य करेगा किसी तरीके से, मतलब उसमें कोई वो नहीं है, केवल उसमें परिमाण दिया गया है, यानी कि उस वस्तु का हमें एक वजन दिया गया है 10 किलो। तो वो जो द्रव्यमान जो हमारी राशि है वो हमारी अदिश राशि कहलाएगी। इसके बाद एक दूरी होती है, इसके बाद राशि होती है दूरी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कहने लगूं कि दो जगह हैं, पहली जगह हमारी ए है और दूसरी जगह हमारी बी है, और मान लो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो मैंने कह दिया 5 किलोमीटर की है। तो मान लो स्टूडेंट्स ये 5 किलोमीटर की जो दूरी है, इसमें हमारी कोई ऐसी दिशा नहीं बताई, मैंने केवल यहाँ बैठे हुए आपसे कह दिया कि हरिद्वार जो है वो हमारे घर से वो 5 या 20 किलोमीटर दूर है। तो मान लो वो 5 किलोमीटर की दूरी जो है मैं आपसे नहीं बताऊंगा कि वो उत्तर दिशा में दूर है या मान लो इस दिशा में दूर है। तो इस तरीके से अगर मैं जिक्र ना करूं, केवल एक डिस्टेंस बता दिया जाए, एक अंदाज़ा बता दिया जाए कि दो जगहों के बीच की दूरी जो है वो 50 किलोमीटर दूर है, तो उसमें इस दिशा का कोई बात नहीं करी गई है, तो ये जो राशि होगी वो हमारी अदिश राशि कहलाएगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स एक होता है समय। तो समय, मान लीजिए मैंने आपको समय बता दिया कि इस समय जो टाइम हो रहा है वो 9:30 बज रहे हैं और वो सुबह के बज रहे हैं। तो स्टूडेंट समय का जो है वो दिशा से तो कोई लेना देना नहीं है, इसमें समय के अंदर दिशा का कोई काम नहीं होता। तो जब हमारे समय में कोई दिशा का काम नहीं होता तो समय जो हमारी राशि होती है वो हमारी अदिश राशि होती है। इसी तरीके से जो हमारी चाल है, मान लो मैंने कह दिया कि एक व्यक्ति की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी वस्तु की चाल मैंने आपसे बता दी कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं ऐसा तो कहूँगा नहीं कि वो जब पूर्व दिशा में जाएगा तब उसकी दिशा जो है वो 10 किलोमीटर घंटा होगी, या मान लो उत्तर दिशा में जाएगा तो वो 8 किलोमीटर घंटा होगी। तो दिशा की वजह से चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए जो हमारी राशि चाल है वो भी हमारी अदिश राशि होगी। तो आगे मैं आपको और बताता हूँ, जैसा कि अगली राशियाँ हमारी इस तरीके से, जैसे अदिश राशियाँ हैं उसी तरीके से हमारी सदिश राशियाँ होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ऐसी राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है तथा उनमें कोई दिशा नहीं होती, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, यानी कि वजन जो होता है किसी वस्तु में वो दिशा के हिसाब से नहीं होता, तो वो हमारी अदिश राशि है। दूरी है, दूरी अगर हम दो जगहों के बीच की बताने लगे तो उसमें भी दिशा का कोई काम नहीं होता, तो वो भी हमारी अदिश राशि है। समय, समय अगर आप किसी को बताएंगे तो दिशा के हिसाब से तो बताएंगे नहीं, तो वो भी हमारी अदिश राशि है। चाल, चाल के ऊपर कभी भी दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या मान लो इससे कोई इफेक्ट ऐसा नहीं पड़ता जो हमारी चाल को दिशा के बारे में कुछ वो हो। तो इस वजह से जो हमारी चाल जो है वो भी हमारी अदिश राशि कहलाती है।
तो आगे मैं बताता हूँ आपको इसके बाद में जो सदिश राशियाँ होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरी में बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट राशियाँ हैं हमारी सदिश राशियाँ। ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे उसमें परिमाण के साथ साथ अगर दिशा भी प्रदर्शित होती है तो वह राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल जो होता है इसका वो होता है वेग, त्वरण, बल, एवं विस्थापन आदि। तो जैसे सदिश राशियों का मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया, ये है वेग। वेग जो होता है स्टूडेंट्स वो किसी भी वस्तु की चाल, जैसे हम जिसको देखते हैं मीटर प्रति सेकंड, तो ये जो वेग राशि होती है वो किसी भी वस्तु की चाल को मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसको प्रदर्शित करता है। और त्वरण जो होता है वो भी किसी भी वस्तु की चाल को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ही प्रदर्शित करता है। बल का मात्रक जो होता है वो हमारा न्यूटन होता है। अब बल भी ये होता है कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वस्तु सदैव नीचे की ओर आकर के ही गिरती है। तो इसमें भी हमारा जो होता है दिशा प्रदर्शित होती है, न्यूटन इसका मात्रक होता है। फिर क्या होता है दूसरा विस्थापन। विस्थापन जो होता है वो दूरी का मात्रक है, ये हमारा इसका मात्रक होता है मीटर। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया ये सदिश राशियाँ जो होती हैं अदिश राशियों की बिल्कुल उल्टी होती हैं। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसीलिए इसे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और जैसे इनका हमारा एग्जाम्पल है वेग, त्वरण, बल, विस्थापन आदि। अदिश राशियों में फ़र्क केवल इतना था कि उसमें केवल परिमाण होता था, दिशा नहीं होती थी। इसमें जो है वो हमारा परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ये सदिश राशियाँ कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, अगला हेडिंग है दूरी तथा विस्थापन। तो दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे सबसे पहले दूरी है तो हम कहेंगे कि किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, एक जो जगह है वो ए है और एक जो जगह है बी है। अब मान लो ए से बी तक आने में मुझे जो है 2 घंटे का समय लग गया। तो 2 घंटे में मैंने ए से लेके बी तक आने में जितना मैंने इसको डिस्टेंस जो है कवर अप किया है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाए। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे ए और बी, मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स, अभी मान लो कि मैं ए और बी के बीच में कितना फासला है, कितनी दूरी है। मुझे ये देखा कि मैंने कि ए से बी तक जाने में मुझे 2 घंटे का समय लग गया। तो अगर इस डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ये इसी से बनती है कि किसी समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई व्यक्ति जब पहुंचता है तो जो वो डिस्टेंस कवर अप कर लेता है तो वो डिस्टेंस जो कहलाता है वो दूरी कहलाती है। यानी कि ए से लेके बी तक के जो बीच की दूरी है वो हमारी क्या है, 2 घंटे में तय हो रही है। और इसी से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है जो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इससे हम व्यक्ति की चाल को, यहाँ पे कोई व्यक्ति है मान लो वो यहाँ से चलना शुरू करता है तो उसे बी तक जाने में 2 घंटे का समय लग जाता है, तो वो हमारी जो दूरी तय करता है। तो इससे हम क्या है, कोई भी हम इस फॉर्मूले से या तो हमसे चाल निकाली जा सकती है या दूरी निकाली जा सकती है या समय निकाला जा सकता है। जब आपको एक सवाल में 2 चीज़ें दी गई होंगी तो वहाँ पे आपसे तीसरी चीज़ पूछ लेता है। अब अगर मान लो चाल और दूरी हमें दी गई है तो हमसे समय पूछ लिया जाएगा।
या दूरी और समय दिया गया है तो हमसे चाल पूछ ली जाएगी, या चाल और समय दिया गया है तो दूरी पूछ ली जाएगी। तो इस तरीके से हम इस एक फॉर्मूले से हम कई तरीके के सवाल आगे करेंगे और समझेंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स बात थी दूरी की। अब बात मैं करता हूँ आपसे विस्थापन की। तो विस्थापन जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता दूरी जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो जो दूरी है वो मैं एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। दूरी में हम क्या करते हैं, मान लो एक जो व्यक्ति है वो ए है, उसने अपने घर से यहाँ से निकला, फिर वो जो है राइट मुड़ा, फिर वो जो है सीधा इधर चला, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर वो यहाँ पे आकर के एक स्थान पर पहुँच जाता है। तो ये तो स्टूडेंट्स दूरी कहलाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ विस्थापन की, तो हम विस्थापन को इस तरीके से कवर अप नहीं करेंगे। मान लो जिस रास्ते से वो यहाँ पे आया तो उसको टोटल जो दूरी तय करनी पड़ी, मान लो स्टूडेंट वो हमारी 10 किलोमीटर की थी। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूँ तो विस्थापन होता है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की जो लंबाई होती है वो हमारा विस्थापन कहलाता है। लेकिन हमने क्या करा, हम दूरी पे तो इस तरीके से यहाँ इस तरीके से रास्ते में जा रहे थे, लेकिन मुझे अगर विस्थापन की बात करनी है तो विस्थापन जो होता है वो पहले पॉइंट से केवल लास्ट के पॉइंट तक की ही दूरी को सेटिस्फाइड वो यहाँ पे होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, हमारा विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन पे मान लो मुझे जो है अपनी जो डिस्टेंस तय करना पड़ा है वो मुझे 5 किलोमीटर का तय करना पड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये जो फ़र्क होता है, ये अंतर होता है दूरी में और विस्थापन में। अगली थ्योरी में आपको बताता हूँ, अगले उस पर। तो स्टूडेंट्स अगला हेडिंग है हमारा चाल। तो चाल जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स, वो इसका फॉर्मूला ये होता है, वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी कि जब कोई वस्तु जितने समय में, मतलब किसी दिए हुए समय में कोई वस्तु किसी समय में जितनी दूरी तय करती है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। मान लो किसी वस्तु ने, या मान लो किसी एक व्यक्ति ने, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति यहाँ से हमारा चलना शुरू करता है और वो ए स्थान से बी स्थान तक किसी समय में क्या मैंने कह दिया, ये यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में चल रहा है। कोई व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक जाने में 2 घंटे का समय लेता है, तो वो क्या है, उसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर मान लो वही व्यक्ति कोई ए स्थान से बी स्थान तक जाने में 1 घंटे का समय ले रहा है, तो इस व्यक्ति की जो चाल है वो इस व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा है। तो यही बात होती है कि कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है, कोई वस्तु किसी समय में जितनी भी दूरी चल देती है, चाहे वो 2 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर हो, तो वो क्या होती है, उसकी चाल होती है। जब आप चाल ज़्यादा कर देते हैं तो आपको दूरी तय करने में समय कम लगता है, लेकिन अगर आप चाल को कम कर देंगे तो आपको दूरी पर पहुंचने के लिए, जगह पर पहुंचने के लिए समय ज़्यादा लगेगा। तो ये जो होते हैं यहाँ पर चाल और समय, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जबकि दूरी हमारी एक जगह पर फिक्स रहती है। यदि आप चाल को बढ़ा देंगे तो समय कम हो जाएगा, और अगर समय को बढ़ा देंगे तो चाल कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा।
अगला हेडिंग है स्टूडेंट्स समान तथा असमान गति। तो समान तथा असमान गति में क्या अंतर होता है? तो ये है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वह समान चाल कहलाती है। यानी कि अगर कोई ए वस्तु है और वो बी, सी और डी 3 जगह पर वो वस्तु जा रही है। मान लो कोई ए वस्तु बी स्थान तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लेती है। मान लीजिए कोई वस्तु ए है और वो बी तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लेती है, और वही वस्तु सी तक पहुंचने में भी 1 घंटे का समय लेती है, तथा वही वस्तु डी तक पहुंचने में भी 1 घंटे का समय लेती है। तो उस वस्तु की चाल यानी कि ए वस्तु की चाल जो होगी वो समान चाल कहलाएगी। यानी कि यदि कोई वस्तु अलग अलग स्थान पर पहुंचने में एक जैसा समय ले रही है तो वह उसकी चाल जो होती है वो समान चाल कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब असमान चाल जो होता है वो इसका थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है। तो वो होता कैसे है? तो स्टूडेंट्स अब ये है असमान गति का। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न दूरी तय करती है यानी कि अलग अलग दूरी तय करती है तो वह असमान चाल कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कोई ए वस्तु है वो बी दूरी तक पहुंचने में 1 घंटे का समय ले रही है, लेकिन वही वस्तु अगर सी तक पहुंचने में 30 मिनट का टाइम ले रही है, ठीक, तथा वही वस्तु डी तक पहुंचने में थोड़ा सा इस पे जो है मिस्प्रिंट हो गया। यदि कोई वस्तु, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, यानी कि समान समय अंतरालों में, यानी कि 1 घंटे की टाइमिंग पर वो वस्तु बी तक 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेती है, तथा वही वस्तु अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे के टाइमिंग पर सी तक जाने में 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेती है, तो यहाँ पर जो इनकी जो दूरियां हैं वो यहाँ पर बदल जाती हैं। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि वही वस्तु एक रास्ते डी तक पहुँचने में, पहली वस्तु जो है हमारी वो यहाँ तक जाने में 1 घंटे का समय ले रही थी जिसकी जो दूरी थी वो 2 किलोमीटर है, फिर यही वस्तु हमारी सी तक पहुँचने में यानी कि 3 किलोमीटर तक जाने में भी 1 घंटे का समय ले रही है, तथा यदि अगर यही वस्तु हमारी डी तक पहुंचने में भी 1 घंटे का टाइम ले रही है और ये जो है यहाँ से 6 किलोमीटर का रास्ता है, तो इस वस्तु को अपनी जो चाल है उसमें डिफरेंट करना पड़ेगा, यानी कि इसमें अपनी चाल को अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर 1 घंटे की दूरी तक ये 2 घंटे में जा रही है तो ये अपनी नॉर्मल चाल से जा सकता है, लेकिन अगर 1 घंटे में इसको 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़े तो इस वस्तु को अपनी जो चाल है वो बढ़ानी पड़ेगी। फिर यदि इसी वस्तु को 6 किलोमीटर का रास्ता भी 1 घंटे में तय करना होगा तो पहली और दूसरी चाल के मुताबिक इसे अपनी चाल को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे 6 किलोमीटर का रास्ता भी 1 ही घंटे में तय कर पाएगी। तो इसी तरीके से क्या कहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यानी कि समय जो है वो तो हमारा बराबर है, समान रहेगा, समय बदलेगा नहीं, समय यहाँ पे समान दिया हुआ है, लेकिन वो भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, यानी कि जो दूरियां हैं वो अलग अलग है। यहाँ पे 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 किलोमीटर है, तो वह
असमान चाल कहलाती है। तो स्टूडेंट्स अगला हेडिंग है हमारा वेग। वेग की परिभाषा क्या है कि यदि कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित हो जाती है वह वस्तु का वेग कहलाता है। एक तरीके से जो स्टूडेंट जो वेग होता है वो हमारा क्या होता है, मीटर होता है जो स्पीड को दिखाता है। जैसे बाइकों में हमने देखा होगा कि बाइकों में उसका स्पीड मीटर होता है, जो स्पीड की वो सुई होती है। जैसे हमारी कोई बाइक चलती है तो वो सुई हमें ये बता देती है कि वो बाइक की स्पीड कितनी है। तो वो स्टूडेंट्स को हमारा जो स्पीड मीटर होता है हम उसको वेग के तरीके से, जो हमें वेग ज्ञात करना होता है या हम ये पता कर सकें हमारी जो कार है या गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है XYZ, अगर हम उसकी स्पीड पता करना चाहते हैं तो वो हमारा यही होता है कि यदि कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित हो जाती है वह वस्तु का वेग कहलाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। इसको नॉर्मल तरीके से इसी तरीके से याद करते हैं कि ये एक तरीके से दूरी का मात्रक भी कह सकते हैं इसको। जैसे विस्थापन जो होता है उसे हम मीटर से प्रदर्शित करते हैं और समय जो होता है उसे हम सेकंड से लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स यह जो वेग होता है यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रक हमारा मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगला हेडिंग है हमारा त्वरण। त्वरण की परिभाषा जो होती है वो हम लिखते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि जब आपने देखा होगा कि कोई बाइक जो है इस तरीके से उसका मीटर है तो 0 से उसकी स्पीड स्टार्ट है, यहाँ पर वो 10, 20, 30, 40, 50, तो इस तरीके से हमारी जो स्पीड है वो हमारी 10 से स्टार्ट होती है, फिर धीरे 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 वो हमारी स्पीड बढ़ती रहती है। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने देखा कि जो एक बाइक होती है उसे हम नॉर्मल स्पीड से, जैसे कि मान लो एक स्थान से कोई व्यक्ति ने अपनी बाइक स्टार्ट करी, यहाँ पे किसी स्थान से अपनी बाइक स्टार्ट करके वो 20 स्थान तक पहुँचता है, तो ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स के पूरे रास्ते में उसकी जो स्पीड होगी वो हमारी केवल 10 पर ही हो। कभी स्पीड 20 हो जाती है, कभी स्पीड 30 हो जाती है, कभी स्पीड 40 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि किसी भी बाइक, कार, कुछ भी जो भी चीज़ हमारे पास है, किसी भी वस्तु की, कोई साइकिल है, तो अगर मान लो उस वस्तु की स्पीड बार बार बदल रही है, यहाँ पे कितनी हुई 10, यहाँ पे हुई 20, यहाँ पे हुई 30, मान लो उस व्यक्ति ने यहाँ पर ब्रेक लगा लिए तो एक बार को उसकी स्पीड 0, फिर उसने अपनी बाइक स्टार्ट मतलब दोबारा से चलानी शुरू करी तो उसकी स्पीड बाद में जा कर के यहाँ पे हो जाती है 40। तो इस तरीके से स्पीड का बार बार बदलते रहना जो होता है वो हमारा त्वरण कहलाता है। इसकी परिभाषा में भी यही है कि वेग परिवर्तन की दर को, यानी कि स्पीड के बार बार चेंज होने को हम त्वरण कहते हैं। और यह जो होता है यह एक सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है। और इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और यह एक सदिश राशि होती है। परिभाषा की अगर बात करें तो वेग परिवर्तन की दर को, यानी कि बार बार स्पीड बदलते रहने को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला हेडिंग है हमारा गति के समीकरण। तो जो स्पीड होती है उसके स्टूडेंट्स 3 समीकरण होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गति के 3 समीकरण होते हैं। जो स्टूडेंट्स पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT। स्टूडेंट्स जो यहाँ पर v है, ये लिखेंगे यहाँ v जो होता है वो वस्तु की
अंतिम चाल। स्टूडेंट्स, जो हमारा बी होता है वो वस्तु की अंतिम चाल होता है, यानी कि लास्ट की स्पीड जो होती है वो हमारी वस्तु की जो अंतिम चाल होती है वो बी होता है। एंड यू जो होता है वो वस्तु की प्रारंभिक चाल, यानी कि अगर स्टूडेंट कोई भी वस्तु स्टार्टिंग से जो स्पीड चलनी शुरू होती है तो वो हमारी यू होता है, और ए जो होता है वो हमारा त्वरण होता है, और टी जो होता है स्टूडेंट वो हमारा समय दिया गया होता है। उसी तरीके से हमारा गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे आपको बी यू ए और टी आपको बता दिया। अब हमारा यहाँ पे होता है एस। तो स्टूडेंट्स, एस जो होता है वो चली गई दूरी होती है, यानी कि कोई वस्तु जिस समय में जो दूरी तय करती है वो हमारी एस होती है। और स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा समीकरण होता है वो होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे आपको b का मान भी बता दिया कि वस्तु की जो अंतिम चाल होती है वो हमारी b से प्रदर्शित होती है। u जो होता है वो वस्तु की प्रारंभिक चाल होती है, जिसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। a जो होता है वो हमारा त्वरण होता है, और s जो होता है वो हमारी चली गई दूरी होती है। तो इस तरीके से हमारा पहला समीकरण है b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है हमारा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से ये गति के तीनों समीकरण हैं। और एक बात और, जब कोई वस्तु, यानी कि स्टार्ट में जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तब जो प्रारंभिक चाल होती है स्टूडेंट्स, जो हमारी प्रारंभिक चाल, यानी कि जो हमारा u होता है, जो हमारा u होता है वो हमारा 0 होगा। और जब कोई वस्तु हमारी लास्ट में रुक जाती है, वस्तु के रुक जाने पर जो हमारा v होगा वो 0 हो जाता है। और जब किसी वस्तु पर, जैसे चलती हुई गाड़ी पर हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने पर जो हमारा त्वरण होता है स्टूडेंट्स ए, वो हमारा माइनस में लिया जाता है। ये रूल्स स्टूडेंट्स याद रखें, अपनी कॉपी पे नोट कर लें चाहें तो ये आने वाली वीडियो में अब जो आगे के हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे उसमें यही वाले न्यूमेरिकल्स में होने वाले जो यूज़ हैं वो फॉर्मूले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि बी क्या है, हमारा यू क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं वो ये कर देते हैं कि अक्सर बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि वो बी क्या है, यू क्या है और ए क्या है। समय को तो आप आसानी से जान सकते हैं कि समय हमारा जो होता है वो टी होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो बी और यू में हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी जो वस्तु की स्पीड है वो प्रारंभिक चाल है या अंतिम चाल है। वो ज़्यादातर बच्चे जो कर देते हैं वो यू और बी में गलती करके अपना सवाल गलत कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको ये वाले फॉर्मूले पता होना चाहिए, और आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रारंभिक चाल कौन सी है और अंतिम चाल कौन सी है। और इसमें कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, जब वो चलना शुरू करती है तो उसका मान u बराबर 0 और रुक जाने पर v बराबर 0, तथा जब किसी वस्तु पे ब्रेक लगाया जाता है तो उसके त्वरण में मंदन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि कमी आ जाती है, जिसे हम माइनस से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है पहले लेसन की जो हमारी थ्योरी है फिजिक्स में गति के लेसन की, वो हमारी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में समझाऊंगा। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाएं और इसको लर्न करें, अच्छे से याद करें। तो जल्द ही मैं मिलता हूँ अपनी दूसरी वीडियो में आपको इस लेसन के न्यूमेरिकल के साथ। उम्मीद करता हूँ मैं जितनी भी आपको थ्योरी समझाई होगी वो सारी समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है। तो अब अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, और अगर आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।